नमस्कार, जय हिंद साथियों। राजस्थान के इतिहास की अगली कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से राणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। राणा कुंभा, जिसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राणा कुंभा में हमीर जैसी शक्ति थी। देखो कितनी प्रतिभा थी, कितने सारे युद्ध जीते, कितने सारे उन्होंने स्थापत्य कला के किलों का निर्माण करवाया, कितना इन्होंने संगीत में, नाट्य में, वास्तुकला में कितनी पुस्तकें लिखी। तो कहते हैं इनमें हमीर की शक्ति थी, हमीर की शक्ति थी और लाखा का कला प्रेम था, लाखा का कला प्रेम। ये दोनों चीजें महाराणा कुंभा में मौजूद थी। और ये बातें किसने कही थी? जेम्स टोड ने। जेम्स टोड राजस्थान के प्रमुख इतिहासविज्ञ रहे हैं, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से। और मैंने कल आपको बताया था कि महाराणा कुंभा इतने प्रतिभाशाली होने के बावजूद एंड के अंदर आके उनको उन्माद बीमारी हो गई थी और काफी मानसिक रूप से ये दबाव में आ गए थे। तो कुंभलगढ़ के अंदर एक दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग, और कटारगढ़ दुर्ग में ये बैठे थे शाम को। और कटारगढ़ दुर्ग में जब ये बैठे थे तो इनके जो बड़े पुत्र उदा ने इनकी हत्या कर दी। इनके बड़े पुत्र उदा ने इनकी हत्या कर दी, यानी उदा पितृहंता के नाम से जाना जाता है। उदा के दिमाग में ये थी कि मैं महाराणा कुंभा को मार के और मेवाड़ का राजा बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही छोटे पुत्र रायमल को पता चला तो कि उदा जो है वो क्या बन गया, राजा बनने जा रहा है और इसने पिता की हत्या कर दी है, तो उदा और रायमल दोनों के बीच में जावर के पास एक स्थान है दाड़िमपुर। तो दाड़िमपुर का युद्ध हुआ। दाड़िमपुर का जावर के पास में दाड़िमपुर का युद्ध हुआ उदा और रायमल के बीच में। तो रायमल ने उदा को हरा के वहां से भगा दिया और रायमल शासक बन गया। साथियों, रायमल शासक बन गया। तो रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी। कौन सी श्रृंगार देवी? याद कीजिए, कौन सी श्रृंगार देवी? वही श्रृंगार देवी जब जोधा और कुंभा के बीच में संधि हुई थी, आवल बावल की संधि। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि। इस संधि में विश्वास को और मजबूत करने के लिए कुंभा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह, कुंभा के छोटे पुत्र जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह कुंभा के छोटे पुत्र रायमल के साथ में कर दिया था। ये वही श्रृंगारी देवी है, ठीक है। तो इस श्रृंगारी देवी ने क्या किया? चित्तौड़ के पास में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। श्रृंगारी देवी ने चित्तौड़गढ़ के पास में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। प्रश्न कई बन गए, घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार देवी ने करवाया। श्रृंगार देवी थी जोधा की पुत्री। किसकी थी? जोधा की पुत्री। पेपर में आ जाए श्रृंगार देवी जिसने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण कराया, किसकी पुत्री थी? जोधा, कुंभा, लाखा, चूड़ा। तो अलग अलग कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई कहेंगे जी चूड़ा, कईयों को हंसाबाई याद आएगी। हंसाबाई तो भूल जाएंगे और हंसाबाई की जगह पे श्रृंगार देवी याद आएगी और वो उसे चूड़ा की, जो मारवाड़ वाले चूड़ा थे उनकी बेटी बता देंगे। तो वास्तव में ये किसकी बेटी है? लाखा की, सॉरी जोधा की। किसकी बेटी है? जोधा की पुत्री है। क्लियर? तो इन्होंने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। और एक प्रश्न ये भी आ जाता है, घोसुंडी बावड़ी स्थित है बूंदी में, कोटा में, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो आप बताएंगे चित्तौड़गढ़ में। अब कहेंगे इतना आसान, अरे ये यहां है तब आसान लग रहा है। जब आप मंदिर और बावड़ियां पढ़ेंगे ना तो इतनी सारी बावड़ियों के नाम होंगे, इतने सारी जगह के नाम होंगे और उनके बीच में घोसुंडी बावड़ी लिखी हुई होगी ना, तो ये तो याद आएगा नहीं। वहां घोसुंडी बावड़ी कहेंगे, बावड़ियों का शहर तो बूंदी है और वो बूंदी टिका के आ जाएंगे। तो फिलहाल तो एक ही नाम है, इसलिए लग रहा है इतना आसान थोड़ी आता है।
लेकिन जब बावड़ी पढ़ेंगे आप तो बावड़ियों में आपके सामने 20-25 इंपॉर्टेंट बावड़ियों के नाम आएंगे और जगह के नाम आएंगे, तब घोसुंडी बावड़ी खोपड़ी में मिक्स हो जाएगी। तो फिलहाल ध्यान रखिए, घोसुंडी बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया था, और श्रृंगार देवी कौन थी? जोधा की पुत्री थी, रायमल की पत्नी थी। ठीक है। घोसुंडी में दूसरी सेंचुरी बीसी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान में वैष्णव धर्म का पहला साक्ष्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंपटीशन एग्जाम कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, आरएएस 2018 या 21 में किसी में आया हुआ भी है ये, कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का पहला साक्ष्य कहां प्राप्त हुआ? घोसुंडी बावड़ी में प्राप्त हुआ। वैष्णव धर्म का पहला साक्ष्य कहां प्राप्त हुआ? घोसुंडी बावड़ी के अभिलेख में प्राप्त हुआ, और ये दूसरी सेंचुरी का है। अब आप कहेंगे दूसरी सेंचुरी का है, कुंभा का शासन तो 1433 से लेकर 1468 तक रहा है ना, और रायमल 1473 में शासक बन गया। इससे पहले श्रृंगारी देवी ने बावड़ी बना ली। दूसरी सेंचुरी तो बहुत पुरानी हो गई। अरे भाई, बावड़ी बाद में बनाई है, अभिलेख तो पहले का ही है। अभिलेख श्रृंगारी देवी ने नहीं लिखवाया। अभिलेख जो है ना भाई, ये बावड़ी है, ये बावड़ी तो बना दी श्रृंगारी देवी ने, लेकिन पहले से ही यहाँ पे अभिलेख लगा हुआ है। वो अभिलेख श्रृंगारी देवी ने या इन्होंने नहीं बनाया, ये पहले का ही है। और ये कब का है? दूसरी सेंचुरी का है। दूसरी सेंचुरी ईसा पूर्व का, दूसरी सेंचुरी ईसा पूर्व का है, मतलब 200 ईसा पूर्व का अभिलेख है, घोसुंडी अभिलेख, और वहां वैष्णव धर्म का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। रायमल ने चित्तौड़ के किले में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो रायमल के बारे में 2-3 बातें ही याद रखनी है। एक तो इन्होंने जावर के पास में दाड़िमपुर की लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में अपने बड़े भाई उदा को हराकर और इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। दूसरी, इनकी पत्नी श्रृंगार देवी जो थी, श्रृंगारी देवी, श्रृंगार देवी, ये एक ही नाम है। ठीक है, कई किताबों में श्रृंगार देवी है, कईयों में श्रृंगारी देवी है। उन्होंने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था, और घोसुंडी बावड़ी के किनारे पर एक अभिलेख है। उस अभिलेख में वैष्णव धर्म का प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है। रायमल ने अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर? रायमल ने अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब रायमल के बारे में अपने को इतना ही पढ़ना है साथियों। अब अपने को आगे का पढ़ना है। रायमल के 3 पुत्र थे। ठीक है, रायमल के कितने पुत्र थे? 3। रायमल के 3 पुत्र थे। एक का नाम था पृथ्वीराज, एक का नाम था जगमाल, और एक का नाम था संग्राम सिंह, जो बाद में राणा सांगा बन गया। ये दोनों बड़े थे, संग्राम सिंह जी छोटे थे। अब क्या था कि एक बार एक ज्योतिषी आया, है ना, और वो आके पृथ्वीराज, जगमाल और संग्राम सिंह, इन्होंने कहा कि बताइए हम में से सबसे लंबे समय तक, इनको ये तो क्लियर ही था भाई, बड़ा पृथ्वीराज है तो राजा तो पृथ्वीराज बनेगा, फिर जगमाल बनेगा यदि कोई बात हुई तो। संग्राम सिंह का तो नंबर ही नहीं है। तो उससे पूछा कि बताइए हमें सबसे लंबे समय तक शासन कौन कर सकता है। तो ज्योतिषी ने देखा तीनों का हिसाब किताब, मुस्कुराकर कहा कि तीनों में का क्या मतलब हुआ? हम बोले हम तीनों में से सबसे लंबे समय तक शासन कौन कर सकता है? तो उन्होंने कहा तुम तो शासन कर ही नहीं सकते भाई, शासन तो संग्राम सिंह करेगा। और इसी बात पे इनके पत्ते हिल गए। ये बोले यार ये क्या हुआ, बड़ा मैं हूं, राजा मैं बनना चाहूं, मेरे को बनना चाहिए, या फिर दूसरे नंबर पे बात आए तो जगमाल को बनना चाहिए, संग्राम सिंह कैसे राजा बनेगा? उसने कहा बनेगा, ये तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं है, ये सब फिक्स है साहब, इसकी कुंडली बोल रही है। ये दोनों नाराज हो गए, संग्राम सिंह से लड़ना शुरू कर दिया। बोले तू कैसे? संग्राम सिंह तब बहुत सीधा इंसान था, और तब तक ये बड़े भाइयों के सामने इतना आक्रामक रूप में भी नहीं था। तो पहले देखो पृथ्वीराज के बारे में मैं बताऊं, उसके बाद में ये वहां पे मंदिर में गए थे, और मंदिर में जो एक ज्योतिषी थी मंदिर के अंदर, बिल्कुल सही भविष्यवाणी करती थी। उसने जैसे ही संग्राम सिंह जी का नाम उसने भी लिया, उसने कहा नहीं तुम दोनों राजा नहीं बनोगे, राजा तो संग्राम सिंह बनेगा। तो इन दोनों को गुस्सा आया, इन्होंने संग्राम सिंह पे तुरंत हमला कर दिया, और संग्राम सिंह का वहीं एक हाथ वहीं कट गया था। और उसके बाद में संग्राम सिंह जी कैसे तैसे बसते बसते,
है ना, करम सिंह पंवार के पास में गए। ये मैं आगे आपको संग्राम सिंह के अंदर बताऊंगा बाद में। अभी मैं पहले इन दोनों को पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ये दोनों राजा बनने से पहले ही खत्म हो गए और संग्राम सिंह किस प्रकार से राजा बने, क्योंकि नियति को कोई नहीं टाल सकता, चाहे कितना भी तलवार चला लो, नियति को कोई नहीं टाल सकता। तो देखिए, पृथ्वीराज ये रायमल के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन थे ये? रायमल के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था तारा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तारा। और इस तारा के नाम पर ही अजमेर में जो किला है उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। तो अजमेर के किले को तारागढ़ नाम दिया गया। अजमेर के किले को क्या नाम दिया गया? तारागढ़। अजमेर के किले का तारागढ़ नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये रायमल के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है? तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग दो जगह पे है, आपको बता दूं। तारागढ़ दुर्ग एक तो कहां पे है? अजमेर में है। इसका निर्माण नहीं, पुनर्निर्माण करवाया था किसने? पृथ्वीराज ने। किसने करवाया था? पृथ्वीराज ने। और एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर है। एक तारागढ़ दुर्ग कहां है? बूंदी में है। तारागढ़ दुर्ग दो जगह पर है। कितनी जगह पे है? दो जगह पे है। बूंदी में भी है और अजमेर में भी है। यदि पेपर में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। अब पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये धात्री लिखा छतरी, कुंभलगढ़ के किले में बनी हुई है। कहां बनी हुई है? कुंभलगढ़ के किले में बनी हुई है। पृथ्वीराज के जीजा थे जिनका नाम था जयमल देवड़ा। उन्होंने पृथ्वीराज को जहर देके मार दिया था। भाना कुछ भी बने, लेकिन पृथ्वीराज का राजा बनना तय नहीं था, नियति में नहीं था। तो राजा बनने से पहले ही पृथ्वीराज को उसके जीजा ने जहर देकर मार दिया था साथियों। तो कुल मिला के पृथ्वीराज जी का तो काम तमाम हो गया। अब आए जयमल। जयमल ने सोचा मैं राजा बनूंगा, लेकिन तभी जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया और जयमल भी खत्म हो गया। ये लाइन थोड़ी वैसे ही आ गई है। तारा के पिता का नाम सुल्तान सोलंकी था, ये ऊपरवाड़े में आना था। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे संग्राम सिंह। अब देखिए, जो रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे राणा सांगा। राणा सांगा को आप ये कह सकते हैं कि इनका जीवन अपने दादाजी की लगभग फोटोकॉपी चला है ना। ये अपने दादाजी यानी महाराणा कुंभा जैसे ही प्रतापी थे। महाराणा कुंभा की तरह इनके सामने भी साम्राज्य में बहुत सारी समस्याएं थी। महाराणा कुंभा की तरह ये भी वीर थे, कला में भी ये बहुत ज्यादा निपुण थे। इनका भी मालवा से संघर्ष हुआ, इनका भी महमूद खिलजी सेकंड से हुआ, है ना। इनका भी गुजरात से संघर्ष हुआ। कुल मिला के बात यह है, हाँ इनके दो नए संघर्ष हुए, जैसे अपने कह सकते हैं बाबर के साथ में संघर्ष और एक इब्राहिम लोदी से संघर्ष। ये इनके अलग संघर्ष थे, लेकिन इन्होंने दादा से भी 4 कदम बढ़ के और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू पताका फहराई। तो ये हिंदू सुल्तान जिस प्रकार से कुंभा को कहा जाता है, वैसे ये भी हिंदू सुल्तान ही थे। महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह 12 अप्रैल 1882 से लेकर 30 जनवरी 1528 तक शासन करते हैं और उदयपुर में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। राणा रायमल के सबसे मतलब राणा सांगा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। अब राणा सांगा के हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो रायमल के 3 पुत्र थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पृथ्वीराज थे, जयमल थे और संग्राम सिंह। इन तीनों को लेकर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि संग्राम सिंह ही अगले शासक बनेंगे। ठीक है। यह बात सुनकर पृथ्वीराज और जयमल ने सांगा को एक साथ सेवंतरी गांव में, एक रूपनारायण नाम की एक चारण महिला थी। सेवंतरी गांव में मंदिर था, वहां पे रूपनारायण नाम की एक चारण महिला थी और उसके पास में बोले कि वो जो भविष्यवाणी करती है ना, वो सगुन बताती है और एकदम सही बताती है, वहां जाके पूछा जाए और उसको पहले कुछ नहीं बताएंगे। तो सेवंतरी गांव में रूपनारायण नाम की चारण महिला के पास में गए और वहां उन्होंने फिर वही बात कही, क्या कि शासन तो राणा सांगा करेगा, तुम दोनों शासन नहीं कर पाओगे। तो वहीं पर दोनों को गुस्सा आ गया और गुस्सा आते ही
अब क्या है कि ये सुनकर सांगा पर उन दोनों ने गुस्से में आक्रमण कर दिया और आक्रमण में सांगा को अपना एक हाथ खोना पड़ा। अब वहां से वो भागकर पहुंचा मंदिर में और सांगा की रक्षा करता है बीदा जेता रायमलोत। कौन करता है? बीदा जेता रायमलोत सांगा की रक्षा करता है। ये देखिए जेता रायमलोत, ये राठौड़ शाखा की एक उपशाखा है, उसने मदद की और ना सिर्फ मदद की बल्कि संघर्ष में अपनी जान भी गंवा दी। बल्कि संघर्ष में क्या कर दिया? अपनी जान गंवा दी, लेकिन सांगा को बचा लिया। और सांगा ने भीलवाड़ा में सेवंतरी के मंदिर में, सेवंतरी में नारायण मंदिर था, वहां पे जाके पहले शरण ली, वहां से बचा और सांगा पहुंच गया अजमेर श्रीनगर में। अजमेर श्रीनगर में और वहां करमचंद पंवार के पास में शरण लेता है। और 1509 में अजमेर के करमचंद पंवार की सहायता से राणा सांगा मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ कि 1509 में दोनों मर चुके थे, तो बोले कि अब शासन किसको दिया जाए, भाई दोनों तो खत्म हो चुके हैं। और रायमल जो था वो भी मृत्यु के कगार पे थे। जब रायमल भी मृत्यु के कगार पे थे और जयमल और पृथ्वीराज भी मर चुके थे, तो बोले कि अब इनके तीसरे बेटे को लेके आइए और उसे शासक बनाइए। तो ढूंढा, तब जो करमचंद पंवार थे ये जाके मेवाड़ में आकर बोले कि सांगा जिंदा है और सांगा मेरे पास में है, मैं सांगा को लेके आता हूं और सांगा को आप शासक बनाइए। तो करमचंद पंवार आ जाते हैं कहां पर? मेवाड़ में सांगा को लेकर, और करमचंद पंवार की सहायता से सांगा क्या बनता है? वहां का शासक बनता है साथियों। इस प्रकार से राणा सांगा का जो प्रारंभिक संघर्ष इस प्रकार से चला। इसमें देखो सांगा को राजा बनाने में मदद किसने की? करमचंद पंवार। कहाँ के थे? श्रीनगर। श्रीनगर कौन सा? जम्मू कश्मीर वाला नहीं है। श्रीनगर कौन सा? ये अजमेर के पास में। और किसने सांगा को बचाने के लिए आत्म बलिदान दिया? वो थे जेता रायमलोत। कौन थे? जेता रायमलोत। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब सांगा राजा बन गए और राजा बनने के बाद में जितने सांगा अपने भाइयों के सामने सीधे दिख रहे थे, उतने ही ये मजबूत राजा बनकर उभरे बाद में। कैसे? सबसे पहले इन्होंने अपनी जो सैन्य प्रवृत्ति है उसमें सुधार किया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा है कि राणा सांगा, देखो बाबर की एक पुस्तक है जिसका नाम है बाबरनामा। उस बाबरनामा में उन्होंने सांगा की बड़ी प्रशंसा की। हालांकि युद्ध सांगा से हुआ, लेकिन वो बोले कि उस वक्त सबसे मजबूत शासकों में एक तो राणा सांगा थे। एक तो कौन थे? राणा सांगा थे। और दक्षिण में हम बात करें तो कृष्णदेव राय थे। दो का नाम अपने संस्मरण में लिया है कि भारत के दो जो है वो मजबूत हिंदू राजा थे, एक थे राणा सांगा और एक थे कृष्णदेव राय। हिंदुस्तान में सबसे शक्तिशाली शासक थे। जब उन्होंने इस पर आक्रमण किया और कहा कि उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपने वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया, मतलब जिस वक्त राणा सांगा को शासन मिला तब कुछ नहीं था। राणा सांगा के पास में हमेशा 80,000 घोड़े, बहुत हाई लेवल के उच्च कोटि के। 7 राजा, कितने? 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार और रावल और 500 युद्ध वाले हाथी हर समय सांगा के साथ में मौजूद रहते थे। और उन्होंने सांगा के साथ में युद्ध, सांगा के साथ मिलकर बाबर से युद्ध लड़ा था। सांगा के साथ मिलकर बाबर से युद्ध लड़ा था। तो बाबरनामा में इतनी डिटेल से इन्होंने सांगा की प्रशंसा की है। मालवा के साथ में संघर्ष हुआ, गुजरात के साथ में संघर्ष हुआ और लोधी सल्तनत की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद मुसलमानों पर अपनी जीत के बाद वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया था। तो जिस प्रकार से राणा सांगा ने अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा चरम पर पहुंचाया, हिंदुस्तान में हिंदू साम्राज्य को सबसे चरम पर पहुंचाने वाला भी यही था। लेकिन खानवा का युद्ध जो था वो इतना ज्यादा, अपने कह सकते हैं कि अपने इतिहास का इतना दुखद पन्ना है कि उसमें राणा सांगा के हारने के साथ ही हिंदू साम्राज्य एकदम से वापिस गिर गया। महाराणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी और विभिन्न संघर्षों में उसकी आंख, हाथ और पैर खो गए थे। राणा सांगा की एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था। तो सोचिए क्या था? सिर्फ एक हाथ, एक पैर, एक आंख। 80 से ज्यादा घाव थे खानवा के युद्ध में। तो इसको अपने कह सकते हैं कि एक सैनिक का भग्न अवशेष
सैनिक का भग्नावशेष कहते हैं, फिर भी हौसला एंड तक इन्होंने हारा नहीं था। फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को पांति पेरवण की प्रथा के तहत आमंत्रित किया कि हम खानवा की लड़ाई एक साथ लड़ेंगे। आप कहेंगे सर ये बीच में कहाँ खानवा? अरे भाई अभी शुरू की चर्चा कर रहा हूं, बाकी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबको एक छत्र के नीचे लाए और उत्तर भारत में पंजाब सतलज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उत्तर में पंजाब सतलज से शुरू करके और दक्षिण में नर्मदा नदी तक इनका साम्राज्य बन चुका था। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना भरतपुर ग्वालियर तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। सोचिए कहां से कहां तक पहुंच गए थे। मुस्लिम सुल्तानों की 150 साल की जो सत्ता थी उसको इन्होंने चुनौती दी और उनके बड़े क्षेत्र को इन्होंने अधिग्रहित करके और हिंदू साम्राज्य दक्षिण में हिंदू साम्राज्य काफी बड़ा विस्तारित कर लिया। और इनके टक्कर में यदि कोई हिंदू साम्राज्य देखें तो केवल दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य, जिसके राजा थे कृष्णदेव राय। राणा सांगा के टक्कर में केवल दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य ही था, जिसके राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। केवल वही राणा सांगा के अपने कह सकते हैं कि टक्कर के दूसरे हिंदू राजा भारत में उस वक्त थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सांगा और कृष्णदेव राय दोनों की ही प्रशंसा की है कि दोनों ही महान राजा थे। अब देखो, दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 जगह पे 2 बार इनको हराया था। कितनी बार हराया था? 2 बार, 1517 और 1519। किस किस युद्ध में? खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध, इन 2 युद्धों में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। मतलब इब्राहिम लोदी भी लोदी सल्तनत की एक प्रमुख मजबूत स्तंभ कह सकते हैं। उस स्तंभ को परास्त करना, हरा देना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और गुजरात के सुल्तान को हराया, मेवाड़ की तरफ बढ़ने से उसको रोक दिया। बाबर को भी इन्होंने बयाना के युद्ध में एक तरफा हराया था। बस खानवा का युद्ध ये मान के चलिए कि राणा सांगा का उस दिन दुर्भाग्य ही था कि वो हार गए। तो राणा सांगा का दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य था कि उसके बाद में मतलब सांगा जैसे व्यक्ति का पतन हो गया और उसके बाद में मुगल साम्राज्य जो है वो यहाँ स्थापित हो गया। बाबर से बयाना का दुर्ग जीत लिया। इस प्रकार राणा सांगा ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में राणा सांगा थे। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और इन्हें हिंदूपत की उपाधि दी जाती थी। हिंदूपत, क्योंकि बहुत बड़े हिंदू राजा थे। इनको सैनिक का भग्नावशेष भी कहते हैं। सैनिक का भग्नावशेष। इनकी गिनती महानायक और एक वीर के रूप में राणा सांगा की गिनती की जाती है। तो राणा सांगा की मैंने आपको ये पहले तो बेसिक बातें बताई है। अब हम राणा सांगा की क्रम से देखेंगे कि लड़ाइयां कौन कौन सी हुई, कैसे इन्होंने मालवा से पे विजय प्राप्त की, कैसे गुजरात पे विजय प्राप्त की, कैसे इन्होंने इब्राहिम लोदी पे विजय प्राप्त की और किस प्रकार से इनका अंत खानवा के युद्ध के रूप में हो गया। मालवा पर विजय, देखो कहानी वहीं की वहीं है, ध्यान देना। मालवा में सुल्तान थे नसीरुद्दीन। कौन थे? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात वहां महमूद खिलजी द्वितीय, देखो कुंभा के सामने कौन था? महमूद खिलजी प्रथम, और यहां कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय से राणा सांगा का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और संघर्ष का कारण क्या था? ये आरएस मेंस के हिसाब से काफी अच्छा प्रश्न है, आप इसको समझिए। देखिए, राणा सांगा उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, ये पहला कारण है। राणा सांगा चाहता था कि मैं मालवा तक अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। दूसरा, मालवा की आंतरिक स्थिति काफी अस्थिर थी और राणा सांगा के लिए उसमें हस्तक्षेप करना आसान था, इसलिए भी इन्होंने कहा कि भाई मैं उस पर हमला करूंगा। इसके अलावा
राजपूत सरदार मेदिनी राय था एक। मेदिनी राय चंदेरी के शासक बनाए गए थे बाद में। तो मेदिनी राय ने मदद की थी किसकी? महमूद खिलजी सेकंड की। महमूद खिलजी द्वितीय की सेकंड की मदद की थी। और महमूद खिलजी सेकंड मेदिनी राय की मदद से ही सुल्तान बना था। और वही बाद में मेदिनी राय पे आक्रमण कर देता है। वही मेदिनी राय पे क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। वही महमूद खिलजी मेदिनी राय के खिलाफ गुजरात के सुल्तान के अधीन चला गया। तो गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया और मेदिनी राय ने राणा सांगा से क्या मांगी? मदद मांगी। तो कुल मिला के राणा सांगा जैसे ही मेदिनी राय की यदि मदद करते हैं तो कॉमन सी बात है कि वो किसके खिलाफ आ गए? महमूद खिलजी के खिलाफ आ गए। किसके खिलाफ आ गए? महमूद खिलजी के खिलाफ आ गए। तो तीन कारण तो आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। पहला कारण, सांगा चाहता था कि मैं उत्तरी भारत में अपना विस्तार करूं। दूसरा, मालवा के अंदर महमूद खिलजी सेकंड जो शासक बना था वो काफी अस्थिरता के माहौल में बना था। तीसरा, महमूद खिलजी सेकंड शासक बना था मेदिनी राय की सहायता से, और वही महमूद खिलजी सेकंड मेदिनी राय का दुश्मन बन जाता है, आक्रमण करता है मेदिनी राय पे। तो मेदिनी राय क्या काम करता है कि राणा सांगा के पास आता है कि आप मेरी मदद कीजिए, और राणा सांगा जैसे ही मदद करते हैं तो मालवा और राणा सांगा के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये राणा सांगा और मालवा के बीच में युद्ध का कारण था। और राणा सांगा और मालवा के बीच में अब युद्ध हो रहा है और उस युद्ध का नाम है गागरोन का युद्ध। क्या नाम है? गागरोन का युद्ध। अब 1519 में गागरोन का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 1519 में गागरोन का युद्ध प्रारंभ हो जाता है क्योंकि मालवा के लिए गागरोन का महत्व उसी प्रकार से था जैसे शेर के लिए दांत का महत्व होता है। भाई दांत के बिना शेर क्या करेगा? शेर तो दांत से ही तो फाड़ता है दूसरे को। अतः सांगा के मेवाड़ लौटते ही महमूद खिलजी ने गागरोन पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। महाराणा सांगा सेना सहित गागरोन पहुंचा और महमूद खिलजी से क्या किया? युद्ध किया। इस युद्ध में राणा सांगा एक तरफा जीते, निर्णायक विजय हुई। महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना लिया। महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना लिया। तो देखिए इनके दादाजी कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को बंदी बनाया था और इन्होंने महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना दिया। अब चित्तौड़ लाए, 3 माह तक जेल में रखा। बाद में बस वही दादाजी की तरह ये उदार थे। कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को छोड़ा था और इन्होंने महमूद खिलजी सेकंड को छोड़ दिया। 3 महीने तक ये जेल में रहा और बाद में रोया पैरों में पड़ के कि साहब आइंदा मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, आप प्लीज मेरे को छोड़ दीजिए। और इन्होंने दया करके और इसे छोड़ दिया। अब कई इतिहासकार कहते हैं कि इस प्रकार की गलती जो पहले कुंभा ने की थी वही सांगा ने दोबारा दोहरा दी। दुश्मन को छोड़ना ठीक नहीं है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार है निजामुद्दीन। उन्होंने कहा है कि युद्ध में विजय प्राप्त करके दुश्मन को जेल में रखना, फिर उसे छोड़ देना और उसे साम्राज्य दे देना, यह हो सकता है सांगा ने नहीं किसी और ने किया हो। मतलब उसको सांगा के इस दया भाव पे संदेह है। किसको? निजामुद्दीन को। निजामुद्दीन एक इतिहासकार रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? संयुक्त मुस्लिम सेनाओं के बीच में 1519 में यह लड़ाई हुई थी गुजरात और मालवा की संयुक्त सेनाओं में। अब राणा सांगा ने चंदेरी के किले के साथ साथ में मालवा के ज्यादातर हिस्से पर अधिकार कर लिया था और सीलवाड़ी और मेदिनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूत राजाओं के समर्थन के कारण मालवा की विजय राणा सांगा के लिए क्या हो गई? आसान हो गई। और अब मेदिनी राय राणा सांगा के एक विश्वसनीय सरदार बन चुके थे। तो मेदिनी राय को इन्होंने चंदेरी दे दी। मेदिनी राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बना दिया और सबसे विश्वसनीय जागीरदार बन गए। आगे बात समझ में? यह आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ? राणा सांगा ने एक काम और किया था। मेदिनी राय और कई अन्य अच्छे अच्छे सरदार थे, जैसे करमचंद पवार थे इनके सबसे विश्वसनीय आदमी। करमचंद पवार को इन्होंने
करमचंद पवार को इन्होंने मांडल क्या दिया था, मांडल परबतसर, ये नागौर के पास में है ना, ये जागीरें इन्होंने करमचंद पवार को दी, क्यों करमचंद पवार काफी विश्वसनीय थे। मांडल परबतसर बन्नेड़ा ये अजमेर में है, फूलिया, ये जागीरें इन्होंने करमचंद पवार को दी। क्यों दी? क्योंकि जब महाराणा सांगा बुरी स्थिति में थे, उस स्थिति में करमचंद पवार ने इनको सुरक्षा प्रदान की थी, रहने को आश्रय दिया था। आगे बात समझ में? तो ये सब थे। इन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में जो हिंदुओं पे जजिया कर लगा हुआ था, ये जजिया कर भी हटाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार से राणा सांगा हिंदुओं के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में प्रकट हुए। अब आया गुजरात पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की। राणा सांगा के सिंहासन पर बैठते ही महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था। जब राणा सांगा शासक बना था तो कौन था? महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा की मृत्यु हो गई कब? 1511 में, और उनकी जगह पे उनका बेटा बन गया मुजफ्फर शाह सेकंड। और मुजफ्फर शाह सेकंड ने मालवा में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। देखिए ये बात चल रही है गुजरात की। गुजरात के शासक कौन थे? महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा के बेटे थे मुजफ्फर शाह द्वितीय, और मुजफ्फर शाह द्वितीय मालवा में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो मालवा में जो हस्तक्षेप करेगा वो मेदिनी राय का दुश्मन हो जाएगा, और मेदिनी राय का दुश्मन मतलब सांगा का दुश्मन। आगे बात समझ में? तो ये लड़ाई अब सांगा के साथ में शुरू होगी ही होगी। तो उन्होंने मालवा की राजनीति में आगे बढ़कर हिस्सा लिया, मेदिनी राय के प्रभाव को समाप्त करने में रुचि ली। अब मेदिनी राय से पंगा लोगे तो वो पंगा मेदिनी राय से नहीं है, किससे है? सांगा से है। किससे है? सांगा से है। तो गुजरात का भी युद्ध जो है वो सांगा के साथ में तय हो गया। अब संघर्ष के क्या क्या कारण थे? आरएएस मेंस में आ सकते हैं, और आजकल तो कहीं भी आ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुजरात और सांगा के मध्य संघर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था। और देखो एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग देख रहे हो। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड 2024 का जो पेपर आया है उसमें एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन है। एक ऑप्शन में पूरी लिख दी है इतनी लंबी ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, और एक आधे शब्द में घालमेल करके और आपको सही उत्तर ढूंढना है। तो पहले आराम से पढ़ना, फिर एनालिसिस करना, और उसके बाद में शांति से आपको सही पूछा है तो सही, गलत पूछा तो गलत को छांटना। ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसलिए कहीं से भी अब प्रश्न आ सकता है। अब वो जमाना गया कि मेदिनी राय थे शासक, कहाँ के थे? चंदेरी के। ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहला संघर्ष का कारण तो यह था कि भाई जो दादा की लड़ाई है वो पोता तो लड़ेगा ही। तो दादा के समय से ही लड़ाई चल रही थी। मेवाड़ और गुजरात के बीच में महाराणा कुंभा के समय से ही संघर्ष चल रहा था, ठीक है। कुंभा के समय में ही आपको पता है कुतुबुद्दीन के साथ में लड़ाई चल रही थी। कुंभा के शासनकाल से शत्रुता चली आ रही थी। उसने गुजरात के आक्रमणों को असफल किया, और आपको पता है चांपानेर की संधि की थी गुजरात और मालवा ने उस वक्त, और इकट्ठा आक्रमण किया था, फिर भी पार नहीं पड़ी। कुंभा के शासनकाल से शत्रुता चल रही थी। सांगा भी उस परंपरा को सुदृढ़ बनाना चाहता था कि भाई दादा की लड़ाई है तो अपने भी और तकड़ी होकर लड़ेंगे। अतः आपस में संघर्ष होना निश्चित था। गुजरात की मालवा को सांगा के विरुद्ध सहायता। देखो जब मालवा के साथ में युद्ध हुआ था, कौन सा? गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? गागरोन। अब देखो कईयों को क्या है, यहां पे सारंगपुर का युद्ध याद आएगा। सारंगपुर का युद्ध किसका हुआ था? कुंभा का हुआ था मालवा से। सारंगपुर का युद्ध किसका हुआ था? कुंभा का मालवा से। और सांगा तो सांगा का युद्ध हुआ था गागरोन। सांगा में देखो ये गा आया हुआ है ना, तो सांगा का युद्ध कौन सा है? गागरोन, याद रखना। क्लियर? उस गागरोन की लड़ाई में क्या मतलब था गुजरात वालों को पंगा लेने की, लेकिन इन्होंने मालवा की मदद की। तो सांगा देख रहा था, ठीक है भैया अभी तो हम मालवा वालों से निपट रहे हैं, फिर तुमसे भी निपटेंगे, क्योंकि तुम भी तो हमारे दादाजी के समय के दुश्मन हो, तो दुश्मनी तो हम भी पक्की निभाएंगे, ठीक है ना। तो लड़ाई तब से तय हो गई। अब एक नागौर, अब नागौर पे आपको पता है वो शम्स खां वाला टाइम में जब कुंभा ने शम्स खां को राजा बनाया,
शम्स खां कुंभा के विरोध में आ गया, फिर जाता है गुजरात, गुजरात वालों को कहता है मेरी मदद करो, और नागौर की वजह से भी गुजरात की कुंभा से लड़ाई हुई थी। अब वही लड़ाई यहां पे है, जब कुंभा के समय से नागौर जो था वो कुंभा ने अपने अधीन कर लिया था, कुंभा ने नागौर को अपने अधीन कर लिया था। अब हमेशा गुजरात चाहता था कि भाई हम इस नागौर को अपने अधीनस्थ रखें, क्योंकि ये मुस्लिम रियासत है, ये हमारे अधीन रहनी चाहिए। लेकिन सांगा के समय में भी वो ये प्रयास कर रहे थे, और उस प्रयास की वजह से भी लड़ाई होनी अवश्यंभावी थी। ठीक है, अब एक गुजरात के पास में एक रियासत थी ईडर। ईडर के उत्तराधिकार के सवाल पर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह और राणा सांगा एक दूसरे के विरोधी थे। ईडर के मुद्दे पर दोनों क्या थे, एक दूसरे के विरोधी थे। सांगा ने ईडर सिंहासन पर, देखो एक था रायमल, एक था भारमल। एक तो कौन था, रायमल। आप ये मत कहना जी सांगा के पिता है क्या रायमल, नहीं, वो रायमल अलग है, ईडर के अंदर है। ईडर के अंदर एक कौन है, रायमल, और एक कौन है, भारमल। यहां के राजा थे सूरजमल, थोड़ा ढंग से लिख दूं मैं, राजा कौन थे, सूरजमल। सूरजमल के पुत्र कौन थे, रायमल। भारमल कौन थे, भारमल थे भाई का बेटा। अब सूरजमल की मृत्यु हो गई तो ईडर में राजा कौन बनना था, रायमल बनना चाहिए, लेकिन भाई का बेटा भारमल बन गया, है ना। रायमल तब बच्चा था, रायमल बड़ा हुआ। रायमल बोला साहब अब तो बड़ा हो गया, अब हम बच्चे थोड़ी हैं, हमें राजा बनाइए। भारमल बोला अरे भाग, अब तो राजा मैं हूं, तू तेरे को कोई छोटी मोटी जागीर दे दूंगा, वहां तेरा टाइम पास कर ले। ये बोला ऐसे नहीं चलेगा भैया, देखो मैं सूरजमल जी मेरे पिताजी यहाँ के राजा थे, तो मैं उनका पुत्र हूं, तो शासक तो मैं बनना चाहिए ना, तू तो बन गया जबरदस्ती, मैं छोटा था इसलिए। दोनों में खींचतान हुई। तो गुजरात वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, किसको, भारमल को। इधर रायमल जी चले गए कहां पे, रायमल जी चले गए कहां पे, राणा सांगा के पास में, कि आप मेरी मदद कीजिए। तो इसको थपकी लगा दी किसने, सांगा ने। अब सांगा तो रायमल को राजा बनाना चाहता है, और गुजरात वाले किसको बनाना चाहते हैं, भारमल को। अब राणा सांगा ने अपनी सेना वेना भेज भूज के और इन गुजरात वालों को तो भगा दिया, और रायमल को राजा बना दिया। आ गई बात समझ में। तो गुजरात के ये चीज कहां बर्दाश्त होनी थी, युद्ध तो होना ही था। तो इनके बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध के अंदर राणा सांगा ने वही पराक्रम दिखाया, और गुजरात की सेना को अहमदाबाद तक से भी आगे तक भगा दिया। आगे बात समझ में। और गुजरात में राणा सांगा की सेना जाके अहमदाबाद और कई वहां पे अच्छे अच्छे जो शहर थे उनको खूब लूटा, और इस तरह से गुजरात पे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, गुजरात पे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से गुजरात के साथ संघर्ष हुआ, उसमें भी राणा सांगा एक तरफा जीते, और मालवा के साथ संघर्ष हुआ, उसमें भी राणा सांगा एक तरफा जीते। अब दो लड़ाइयां हमें पढ़नी है, जिसमें एक लड़ाई है वो है, आगे हम पढ़ेंगे कौन सी, खानवा का युद्ध, राणा सांगा का पतन, वो तो हम पढ़ेंगे बिल्कुल एंड में, कल नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो काफी समय लेके पढ़ाने वाली बात है। और आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश के एक प्रमुख शासक थे, इब्राहिम लोदी के साथ में दो लड़ाइयां होती है, एक खातौली का युद्ध और एक बाड़ी का युद्ध। एक तो कौन सा, खातौली का युद्ध, और एक कौन सा, बाड़ी का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ। इब्राहिम लोदी को पता चला कि राणा सांगा ने आपका कुछ एरिया कब्जा कर लिया है। इब्राहिम लोदी बड़ी जल्दबाजी में सेना लेके आ गया, और मेवाड़ के खिलाफ इन्होंने मार्च किया, लड़ाई करनी शुरू की। खातौली के अंदर राणा सांगा भी सेना लेके आ गए, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लोदी सेना को बुरी तरह मारा पीटा, और लास्ट में लोदी सेना हार गई, और लोदी के राजकुमार को पकड़ लिया। हालांकि युद्ध में राणा सांगा भी घायल हो गए थे, लेकिन पराक्रमी थे, घायल से डरते नहीं थे। लेकिन कुल मिला के ये जो पहला युद्ध था खातौली का युद्ध, इसमें ये खातौली का युद्ध, इसमें राणा सांगा एक तरफा विजयी हुए। क्लियर। अब इब्राहिम लोदी वापिस चला गया, और इनका
एक सेनापति था जिसका नाम था मियां माखन। इब्राहिम लोदी को कहां बर्दाश्त हो रहा था कि इस प्रकार से मुझे राणा सांगा ने हरा दिया, मैं दिल्ली सल्तनत, भाई दिल्ली है, दिल्ली से पूरा देश चल रहा है, मैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, और मुझे हरा दिया मेवाड़ जैसी छोटी सी रियासत ने। लेकिन इनको पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी रियासत बन चुकी है। अब 1518 में अगले ही साल इसने दोबारा आक्रमण किया, इसका सेनापति मियां माखन के तहत एक बड़ी सेना लेके आए। कहां पे? बाड़ी, धौलपुर में एक जगह है बाड़ी बसेड़ी नाम से, कोई भरतपुर के बच्चे देख रहे हो तो बाड़ी बसेड़ी नाम से एरिया है, वहां बाड़ी के अंदर युद्ध हुआ था। उसमें राणा सांगा के खिलाफ बड़ी सेना भेजी, लेकिन इस सेना का भी कुछ नहीं बटा। राणा सांगा के खिलाफ लड़ाई में एक तरफा राणा सांगा जीते, और राणा सांगा ने आगरा की लोधी राजधानी के भीतर फतेहपुर सीकरी तक का इलाका खाली कर दिया और वो अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है ना। उन्होंने चंदेरी को मेदिनी राय को दे दिया था, ये तो पता ही है हमें। तो कुल मिला के बात यह है कि खातौली और बाड़ी का युद्ध दोनों में इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई। खातौली और बाड़ी के युद्ध दोनों में इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई। अब इब्राहिम लोदी के साथ में हम आगे जो पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो राणा सांगा और बाबर के बीच में जो संघर्ष होता है, तो राणा सांगा का किस प्रकार से एंड में इनकी मृत्यु हो जाती है, और आगे का जो मेवाड़ का इतिहास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। और एक बात और बता दूं कि 11th 12th के बच्चे हैं, चाहे ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, वो सभी इन वीडियो को पहले बढ़िया तरीके से देखिए, उसके बाद में PDF जो दे रहे हैं उसको पढ़िए, तो आपका राजस्थान का इतिहास कक्षा 11-12 के साथ ही या ग्रेजुएशन के साथ ही तैयार हो जाएगा। ना सिर्फ राजस्थान का इतिहास बल्कि संपूर्ण RAS मेंस तक के 18 विषय आपके तैयार करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। और आप ग्रेजुएशन के साथ में इतनी तैयारी कर लेते हैं बिना किसी खर्चे के, तो मैं कहता हूं कि आपका करियर सुरक्षित है। छोटे मोटे एग्जाम हैं जैसे पटवारी, कांस्टेबल, ये तो आप इजी वे में निकाल ही देंगे। जैसे 10वीं क्लास के बच्चे को यदि हम 5वीं का पेपर दें तो वो कितना आसानी से सोल्व कर लेता है। वही RAS मेंस की तैयारी करने के पश्चात आप छोटे मोटे जो एग्जाम हैं वो आराम से क्लियर कर लेंगे। सरकारी सेवा में आना महत्वपूर्ण है साथियों। तो आप जिस प्रकार से मैंने प्रयास किया है, आप इस प्रयास को सकारात्मक परिणति देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।